नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मेरे रियल फैक्ट चैनल पर। मैं हूं रवि लोनारे। मैं हमेशा से ही ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर वीडियो बनाता आया हूं। आज के वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद की अंशतः जानकारी देने के उद्देश्य से वीडियो बनाया था। और आज का मेरा यह वीडियो फांसीवाद की डिटेल में जानकारी देने के लिए बनाया गया वीडियो है। अगर आप लोगों को इतिहास के बारे में अच्छी समझ रखना है तो कृपया मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है और इस वीडियो में आप क्या क्या सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे लीजिए। मैं आपके पसंद आने के लिए जो भी कर सकूंगा वो जरूर करूंगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपके सामने फांसीवाद की डिटेल में जानकारी ला रहा हूँ। फांसीवाद को समझने के लिए सबसे पहले उसका प्रणेता कौन था और किसने इस विचारधारा को जन्म दिया, और जिस समय यह विचारधारा संसार में आई उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां और पूरा सामाजिक माहौल किस तरह का था, यह जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। मेरा मानना यह है कि कोई भी विचारधारा तब तक जनता में मान्य नहीं होती जब तक उस विचारधारा के द्वारा जनता को अपने और अपने देश का विकास नजर नहीं आता। तब सही मायने में उस विचारधारा का समाज, देश तथा दुनिया भर में असर पड़ता है। जिस विचारधारा को जनता के द्वारा स्वीकारा जाता है, दुनिया के इतिहास में इसे लिखा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा स्वीकार्य नहीं हुई ऐसी किसी भी विचारधारा को केवल दर्शन के रूप में ही किताबों में पाया जा सकता है और वास्तव में इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं होता। फांसीवाद एक ऐसी महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। आज हम फांसीवाद को समझने के लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो यह हमें इसके प्रणेता को विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है। दुनिया के इतिहास पर फांसीवाद को बेनिटो मुसोलिनी से ही जोड़ा जाता है, इसलिए सबको लगता है कि इस सिद्धांत का जन्मदाता इटली रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 19वीं सदी में सिसिली नाम के देश के क्रांतिकारियों का यह तत्वज्ञान था। इस तत्वज्ञान के आधार पर सिसिली के क्रांतिकारक अपने देश में स्थापित सरकार के खिलाफ क्रांति करना चाहते थे। उनकी यह विचारधारा समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं थी, उनका विरोध उदारतावाद के विरुद्ध था। किसी दिन हम उदारतावाद पर भी वीडियो बनाएंगे। सिसिली के क्रांतिकारियों की यह फासेज नाम की विचारधारा फ्रांसीसी विचारक जॉर्जेस सारेल के दर्शन से प्रभावित था। इस विचारधारा को बेनितो मुसोलिनी ने अपनाया, पर जैसे का वैसा नहीं अपनाया। अपनी सहूलियत के अनुसार मुसोलिनी ने इसमें फेरबदल किए। फासेज का विरोध केवल उदारता के खिलाफ था, पर मुसोलिनी ने इसे अपनाकर समाजवाद, साम्यवाद तथा उदारतावाद के खिलाफ भी इसे कार्यान्वित किया। यह मुद्दा समझना चाहिए कि राजनेता अमर्याद और निरंकुश सत्ता पाने के लिए अपनी विचारधारा के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। उन राजनेताओं का कोई ईमान नहीं रहता जो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। मुसोलिनी ने फांसीवाद को इटली में स्थापित किया और इसका अपने तरीके के अनुसार और जरूरत के अनुसार विकास किया। इटली की सत्ता हासिल की, वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। बेनितो मुसोलिनी एक लोहार परिवार में जन्मे। उनका जन्म 29 जुलाई 1982 को इटली के गांव प्रिपियादो में हुआ। मुसोलिनी के बारे में उनके जन्म की और बचपन की जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर वे साधारण ही आर्थिक हालात वाले परिवार में जन्मे होंगे, क्योंकि कम उम्र में ही अध्यापक का कार्य करने लगे। लेकिन एक साल में ही बेनितो ने अध्यापक का अपना यह कार्य छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गए। वहाँ कोई काम ना मिलने पर मुसोलिनी ने मजदूरी करके अपना जीवन जिया। साथ ही स्विट्जरलैंड में रहते वक्त दिन भर मजदूरी करते थे और रात में समाजवादी विचारकों से मिलते थे। इस तरह से मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड में रहते हुए समाजवाद का अध्ययन किया। स्विट्जरलैंड से लौटकर वे इटली के सेना में भर्ती हुए। कुछ साल सेना में बिताने के बाद वे वापस घर लौटे। घर लौटकर समाजवादी आंदोलन में भाग लेना जारी रखा तथा पत्रकारिता का काम करने लगे। वे कुशाग्र बुद्धि के तथा संवाद कौशल के धनी थे। इस बात के सबूत के लिए मैं अपनी यह फुटेज वीडियो में डाल रहा हूँ, कृपया इसे देखिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए जल्द ही मुसोलिनी समाजवादी पार्टी के मुखपत्र आवंती के संपादक बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1914 में मुसोलिनी चाहते थे कि इटली इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई करे, लेकिन यह विचार समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आया और बेनितो को आवंती के संपादक पद से हटा दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह मुसोलिनी का पार्टी से निकाले जाने का कुछ समय मुसोलिनी का असमंजस में बीता, लेकिन जल्द ही मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को एक नए संगठन को जन्म दिया। इस संगठन का नाम मुसोलिनी ने फांसी दी कम्बतिमेंती रखा और आगे चलकर यही दल इटली में फांसी पार्टी के नाम से अजरामर हुआ और यही से मुसोलिनी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इस दल में ज्यादातर भूतपूर्व सैनिक थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते होते इटली में काफी राजनीतिक बदल हुए थे। समाजवादी पार्टियां कमजोर हो गए थे। भूतपूर्व सैनिकों में बेकारी फैली हुई थी। इटली के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ गया था। राष्ट्रीयता का जोर हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय समाजवाद में अब आस्था कम हो रही थी। इस माहौल का मुसोलिनी ने फायदा उठाया और धीरे धीरे खुद को बलशाली बनाते गए।
मुसोलिनी एक अवसरवादी थे और चतुर अवसरवादी होने के कारण उन्होंने सभी अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने आप को इटली का तानाशाह बना दिया और वो इटली के राजनीतिक पटल पर खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बनाने में कामयाब हो। 27 अक्टूबर 1922 के दिन मुसोलिनी ने रोम पर एक तरह से आक्रमण ही किया था। यह आक्रमण किसी हत्यारों को हाथ में लिए हुए नहीं था, बल्कि एक आंदोलन के रूप में था। मुसोलिनी ने रोम के ब्लैकसिस्ट नाम के शहर में लगभग 30,000 फासिस्टों को जमा करके आंदोलन किया। प्रधानमंत्री लुइगी फैट्टा के इस्तीफे और फासिस्टों की सरकार बनाने की मांग हेतु इस आंदोलन को मुसोलिनी द्वारा किया गया था। 28 अक्टूबर की सुबह यानी दूसरे ही दिन राजा विक्टर एमेनुएल तृतीय ने सरकार के फौजी कानून का निवेदन अस्वीकार किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री लुइगी फैट्टा ने अपने पद का इस्तीफा दिया और बेनिटो मुसोलिनी से नई सरकार बनाने का निवेदन दिया। सरकार बनाने का निवेदन पाते ही बेनिटो मुसोलिनी ने अपने फासिस्ट पार्टी की सरकार इटली में बनाई और यह बेनिटो मुसोलिनी का विजय पर्व शुरू हुआ। 1945 तक मुसोलिनी ने इटली में निरंकुश शासन किया। उसने बड़ी निर्दयता से अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। वह बहुत ही निर्दयी तानाशाह के रूप में इतिहास में जाना जाता है। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक आदमी की सोच भी समाज, देश और दुनिया बदल सकती है। मुसोलिनी के अकेले आदमी की सोच से पूरी इटली प्रभावित हुई। इटली को लोकतंत्र छोड़कर तानाशाही का सामना करना पड़ा और उसे दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया गया। शायद इसलिए दार्शनिक कहता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आइए हम फासीवाद के सिद्धांतों को भी समझने की कोशिश करते हैं। यह था मुसोलिनी के जीवन का अंशतः परिचय। अब हम फासिस्टों के सिद्धांतों को भी समझने की कोशिश करेंगे। मुसोलिनी ने फासीवाद का निश्चित सिद्धांत कभी भी प्रस्तुत नहीं किया, ना ही उसने राजनीतिक और आर्थिक जीवन संबंधी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। फिर भी कुछ सिद्धांत थे और साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्य भी थे। केंद्रीकृत निरंकुश राज्य का समर्थन, एक राष्ट्र, एक सत्ता, एक दल और एक ही नेता। राष्ट्र में एकता के लिए केंद्रीकृत निरंकुश स्वतंत्र जो निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति हो। राज्य ही सर्वोच्च एवं सर्वप्रथम है। यह फासिस्टों की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उनके अनुसार एक राष्ट्र में एक ही सत्ता होनी चाहिए और जिस तरह से लोकतंत्र में अनेक दल चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसे अनेक दल ना होकर केवल एक ही दल हो और उस दल का प्रमुख एक ही नेता हो जो राष्ट्र में एकता के लिए केंद्रीकृत निरंकुश सत्ता स्थापित करे और उसे सर्वथा निर्णय लेने के सर्वोच्च एवं अंतिम अधिकार हो। यह प्रमुख सिद्धांत था। यह विचारधारा व्यक्तिवाद के खिलाफ जाता है। फासीवाद का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। लोकतंत्र को स्थापित संख्यात्मक बहुमत के महत्व के स्थान पर फासीवाद में एक अधिनायक को स्थापित करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में निर्वाचित पार्टी जो कि बहुमत में आई है उसे सब सत्ता सौंप दी जाती है, पर फासिस्ट विचारधारा के अनुसार फासीवाद की विचारधारा साम्यवाद की विरोधी विचारधारा है, पर यह उसने पूंजीपतियों को खुला नहीं छोड़ा। उसकी बजाय उसने व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में रखा। फासिस्ट विचारधारा शांति के विरोधी भी है। बिना लड़ाई के कोई भी जाति, समाज या देश अपना उत्कर्ष नहीं कर सकता, ऐसी फासिस्टों की मान्यता थी। मानव ऊर्जा का चरमोत्कर्ष युद्ध काल में ही प्रकट होता है। शांति स्थापना युद्ध विराम से ज्यादातर कुछ नहीं। युद्ध स्वाभाविक है और उसे लड़ना चाहिए, ऐसी फासिस्टों की मान्यता। स्त्री के लिए फासिस्टों ने मातृत्व एवं भावना से ज्यादा महत्व नहीं दिया था। छठा मुद्दा फासिस्टों का यह था कि वे मुक्त व्यापार का भी विरोध करते थे। मुक्त व्यापार व्यवस्था की सामाजिक आर्थिक असंतुलन का जनक और लोकतांत्रिक उदारतावाद को उसका पोषक मानता है। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप का फासीवाद प्रबल समर्थक रहा है। फासीवाद बुद्धिवाद के भी विरोधी था। आधुनिक तार्किक एवं बुद्धिवादी सोच के विपरीत फासीवाद राज्य के आज्ञा को स्वीकार करने का समर्थक है। इस सिद्धांत के अनुसार नेता को तर्क नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पर जनता से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो यह थी फासीवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत। काफी हद तक यह सिद्धांत आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी के राष्ट्रवाद से मिलते जुलते नजर आते हैं। भारत में सन 1925 को भारत की संस्कृति की रक्षा करने के उद्देश्य से एक संगठन बनाया गया। उस संगठन को डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने स्थापित किया था। उस संगठन के स्थापना का उद्देश्य भारत में हिंदुओं को संगठित करना था। वैसे तो हिंदू धर्मी लोगों का संगठन एक बेईमानी ही है, क्योंकि हिंदू अपने धार्मिक मान्यताओं के चलते व्यक्ति व्यक्ति में भेद करते हैं। विषमता के बीज इस धर्म की विशेषता है। हिंदू लोग एक धर्म के होने के बावजूद अनेक जातियों में विभाजित है। इसलिए कभी तेली को किसी गुंडे द्वारा, समाज के विघातक लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाए तो कोई कुंभी या ब्राह्मण या अन्य किसी जाति का आदमी उसे बचाने हेतु नहीं आता। वे सोचते हैं कि मुझे क्या पड़ी है,
तेरी समझ के लोग देख लेंगे। यही सोच अन्य जातियों पर भी लागू होती है और इस वजह से हिंदुओं में कभी भी संगठन स्थापित नहीं हो पाती। हिंदुओं की यही कमजोरी को देखते हुए शायद हेडगेवार को हिंदू के संगठन की जरूरत महसूस हुई हो। आगे चल के आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक के समय संघ ने आज का यह भयानक रूप ले लिया। अब संघ केवल हिंदुओं का संगठन नहीं है बल्कि संविधान विरोधी संगठन भी है। संघ का राष्ट्रवाद इटली के बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवाद का दूसरा रूप है। आरएसएस और फांसीवाद के राष्ट्रवाद को देखो तो यह एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। फांसीवाद इटली में सत्ता चढ़ते ही वहां के लोकतंत्र और संविधान की बलि निरंकुश और तानाशाही की देवी को दे दी। मुसोलिनी ने इटली का बढ़ चढ़ कर गुण गौरव किया और उसने इटली की जनता के भावनाओं को इतना भड़काया कि वे लोग मुसोलिनी को किसी अवतार से कम नहीं समझते थे। इटली की जनता रेडियो पर मुसोलिनी के भाषण को सुनने के लिए बहुत ही आतुर रहने लगी थी और उस संधि का फायदा उठाते हुए अवसरवादी मुसोलिनी ने रेडियो पर उस इटली की जनता को बहलाने फुसलाने हेतु लंबे लंबे डिंगे हाँकना शुरू कर दिया और लोगों में जोश भर दिया। जरा इस फुटेज को भी देख लीजिए और मुसोलिनी की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसके भाषण की तुलना कीजिए। खुद को अवतारवादी पुरुष के समान स्थापित किया मुसोलिनी ने और भारत में नरेंद्र मोदी ने भी। इटली के फांसीवादी लोग मुसोलिनी के व्यक्तिगत पूजक बन गए। भारत में भी नरेंद्र मोदी द्वारा संघ के इसी फांसीवादी एजेंडा के तहत लंबी लंबी डिंगे हाँकते हुए और झूठ बोलते हुए आप लोग इन वीडियो में देख सकते हैं। लोगों को व्यक्ति पूजक बनाया गया और यह प्रक्रिया संघ के द्वारा मीडिया के सहारे से अविरत चालू है। इसलिए हम लोग भारत में अंधभक्त की बढ़ती हुई संख्या को देख पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा पूजनीय बनता है या बनाया जाता है कि देश का कद उसके सामने छोटा लगने लगे, तब उस देश में लोकतंत्र टिक नहीं पाता। भारत में आज के हालात में नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही चमत्कारी और अवतारी पुरुष बन बैठे हैं जिनमें अंशतः मुसोलिनी की छवि नजर आती है। मेरे बात से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। उन्हें गोधरा कांड के हत्याकांड के समय मोदी का जो रोल रहा है उसे समझने की जरूरत है। किसी भी तानाशाह का अंत अच्छा नहीं होता और इसी तरह से बेनितो मुसोलिनी का अंत भी अच्छा नहीं हुआ। 28 अप्रैल 1945 को इटली के फासिस्ट तानाशाह बेनितो मुसोलिनी को उसकी प्रेमिका क्लारेटा पेटाची के साथ गोली मार दी गई। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में मुसोलिनी ने एक मशहूर वक्तव्य दिया था। उसमें यह कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार दो। मुसोलिनी के इस लप्पाजी को उसके विरोधियों ने अक्षरशः पालन करते हुए उसे गोली मार दी। लड़ाई में शिकस्त खाने के बाद मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लारेटा उत्तर में स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त डोंगो कस्बे के पास वो अपने विरोधियों के हाथों में फंस गए। उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को उनके 16 साथियों को बिना मुकदमा चलाए कोमो झील के पास गोली से उड़ा दिया। 29 अप्रैल 1945 को सुबह 3 बजे एक पीले रंग का ट्रक मिलान शहर के पियाजाले लोरेटो चौक पर रुका। उसमें रखे मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका तथा उसके साथ जो 16 अन्य लोग थे, उन लोगों के शवों को गीले पत्थरों पर नीचे फेंक दिया गया। 8 बजते बजते अखबार के एक विशेष संस्करण और एक रेडियो बुलेटिन के जरिए पूरे शहर में यह खबर पहुंच गई कि डुचे को मौत की सजा दे दी गई है और पियाजाले लोरेटो पर उनका शव पड़ा हुआ है। यह वही जगह थी जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने अपने 15 विरोधियों को गोली से उड़ा दिया था। रे मोजली नाम के एक लेखक अपनी किताब में लिखते हैं कि द लास्ट 600 डेज ऑफ डुचे में वह लिखते हैं कि खबर मिलते ही वहां करीब 5000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई। एक महिला ने मुसोलिनी के मृत शरीर के सिर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। एक और महिला ने अपना स्कर्ट उठाया और सब लोगों के सामने बैठकर मुसोलिनी के विकसित चेहरे पर पेशाब कर दिया। एक और महिला कहीं से एक चाबुक लेकर आई और मुसोलिनी के शरीर को उससे पीटने लगी। एक और शख्स ने मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश की और इस दौरान वह चिल्लाता रहा कि अब भाषण दो, इस मुंह से भाषण दो। इस बीभत्स दृश्य का वर्णन करते हुए लुसियानो गैरिबाल्डी अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखते हैं, नाराज भीड़ में इतनी नफरत थी कि वो उन सभी 18 शवों के ऊपर चढ़ गए और उन्हें अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। तभी एक तगड़े शख्स ने डुचे के शव को उनके बगल से पकड़कर ऊंचा उठा दिया ताकि वहां मौजूद लोग उसे बेहतर ढंग से देख पाए। तभी भीड़ से आवाज आई, और ऊंचा उठाओ, हम देख नहीं पा रहे। यह सुनते ही उस शख्स ने मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका क्लारेटा और अन्य 4 लोगों के शवों को उनके टखनों पर रस्सी से बांधकर जमीन से करीब 6 फुट ऊपर उल्टा लटका दिया।
जैसे ही क्लारेटा का शव लटकाया गया, उसका स्कर्ट मुड़कर उनके मुंह पर आ गया। उन्होंने स्कर्ट के नीचे कोई पैंटी नहीं पहन रखी थी। भीड़ ने उस हालत में भी क्लारा के शव का उपहास करना जारी रखा। तभी एक शख्स ने आगे बढ़कर क्लारा के स्कर्ट को उनके पिंडलियों से बांध दिया। मुसोलिनी पर एक और किताब द बॉडी ऑफ डुचे लिखने वाले सर्जियो लुजाटो लिखते हैं कि मुसोलिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उनका मुंह खुला हुआ था और क्लारेटा की आंखें शून्य में तक रही थी। तभी फासिस्ट पार्टी का एक पूर्व सचिव अकिलेस टारेची ने बला की हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर अपने मृत नेता को फांसी सैल्यूट दिया। उस समय उसने एक जॉगिंग सूट पहन रखा था। उसको तुरंत पकड़ लिया गया और सभी लोगों ने पीट पीट कर और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसी समय फासिस्ट पार्टी के बड़े नेता फ्रांसेस्को बराशू के लटकते हुए शव की रस्सी टूट गई और वो नीचे जमीन पर गिर गया। फिर मुसोलिनी के शव की रस्सी काटी गई और उनका शव भी सिर के बल पियाजाले लोरेटो के पत्थर पर गिर पड़ा। टाइम पत्रिका के संवाददाता रेगी ग्राहम भी इस दृश्य को देख रहे थे। बाद में उन्होंने टाइम में अपने लेख द डेथ इन मिलान में लिखा, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा था। अचानक एक शख्स सभी शवों के ऊपर चढ़ता हुआ आया और उसने मुसोलिनी के गंजे सिर पर पूरे जोर से लात मारी। तभी एक दूसरे शख्स ने राइफल बट से मृत मुसोलिनी के सिर को फिर से सीधा किया। मौत के बाद मुसोलिनी बहुत छोटे दिख रहे थे। उन्होंने फासिस्ट मिलिशिया की वर्दी पहन रखी थी। उनके पैरों में काले रंग के राइडिंग बूट्स थे जिसमें कीचड़ लगा हुआ था। एक गोली उनकी बाई आंख के पार घुसकर सिर के पीछे से निकल गई थी। उसकी वजह से उनके सिर में बहुत बड़ा छेद हो गया था जिससे उनके भेजे के कुछ हिस्से बाहर निकल गए थे। उनकी 25 साल की प्रेमिका क्लारेटा पेटाची ने सफेद रंग का सिल्क का ब्लाउज पहन रखा था। उनके सीने पर गोलियों के 2 छेद थे जिससे खून निकलकर जम गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुसोलिनी की मौत पर लिखा, एक शख्स जो पुराने रोम के गौरव को वापस लाने की बात किया करता था, उसकी लाश मिलान के एक चौक में पड़ी हुई थी और हजारों लोग उसे ठोकर मारकर और उस पर थूक कर उसे लानत भेज रहे थे। तो इतिहास गवाह है कि कभी भी तानाशाहों का अंत सुखद नहीं होता। दोस्तों, भारत में भी मौजूदा आरएसएस संगठन द्वारा तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लगता है उन्हें भी बेनितो मुसोलिनी के इसी मौत की तरह मरना पसंद है। इतिहास में ऐसे कई तानाशाह है जो विरोधियों के हत्थे चढ़ते ही ऐसी भयानक मौत का सामना करना पड़ा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अपने आने वाली वीडियो में हिटलर और उसके नाजीवाद को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटे के बटन को भी जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।